हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 7 मार्च 2024 को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को भी जरूर तैयार करके जाना बोर्ड परीक्षा देने। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 7 मार्च 2024 को यदि आप सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हो तो आप यहाँ पर जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 20 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न, और ये प्रश्न है पूरी पुस्तक से यानी पूरी किताब से। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इन 20 प्रश्नों को भी जरूर तैयार कर लेना। 100% की गारंटी है यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं मॉडल पेपर के द्वारा कि 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, और यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर ओएमआर शीट में भर देते हैं तो 20 में से 20 नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे। लेकिन जो वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं जिनके लिए 50 नंबर हैं अर्थात जिनके लिए 50 अंक निर्धारित हैं, इनमें क्या होगा, यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो ही आपको अच्छे अंक मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो आपकी राइटिंग अच्छी हो या ना हो मेरे प्यारे बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न आपका अच्छा स्कोर करा सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। प्रत्येक विषय में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे खंड आ के अंतर्गत ही बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों निर्देश दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। और इन प्रश्नों में यानी जो मैं 20 प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप लोग तैयार कर लेना। हर साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों 1788 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1787 ईस्वी में, तीसरा है विकल्प 1789 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1790 ईस्वी में। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों 1884 ईस्वी में, दूसरा है विकल्प 1882 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1885 ईस्वी में और चौथा है 1886 ईस्वी में। तो आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी चलाई है, उनके भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को बताया है। तो आप लोग वीडियो को जरूर जाकर देख लें चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो आप लोग ध्यान देंगे आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। पहला है विकल्प 1919 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1924 ईस्वी में, तीसरा है विकल्प 1934 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1929 ईस्वी में। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 1929 ईस्वी में हुआ।
आगे आप देखोगे प्रश्न संख्या 4 है। इस प्रश्न को भी आप लोग तैयार कर लेना, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो ये सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, लिख लेना, इन्हें रट लेना। प्रश्न क्या है यहाँ पर, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प यहाँ पर पहला है इंग्लैंड, दूसरा विकल्प है जर्मनी, तीसरा विकल्प है इटली, चौथा विकल्प है फ्रांस। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का शुभारंभ या औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इंग्लैंड में। प्रश्न संख्या 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। गुलामगिरी का लेखक कौन था? यहाँ पर आप देखोगे विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है ज्योतिबा फुले, दूसरा विकल्प है रामा स्वामी नायकर, तीसरा विकल्प है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, चौथा विकल्प है कैलाश बासनी देवी। तो गुलामगिरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग तैयार जरूर कर लेना इस प्रश्न को। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों ज्योतिबा फूले जी थे। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? पहला विकल्प है पौधे, दूसरा है विकल्प पशु, तीसरा विकल्प है चट्टानें और चौथा विकल्प है मछलियां। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक तरीके से समझाना चाहता हूं और वो तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले जैवीय संसाधन या जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैवीय संसाधन किसे कहते हैं या अजैव संसाधन किसे कहते हैं, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए। तो वह संसाधन जो क्या होते हैं, जो जिनका विकास होता है, जिनमें जीवन पाया जाता है, सभी संसाधन क्या कहलाते हैं? जैव या जैवीय। आप लोग ध्यान देंगे, जैव या जैवीय संसाधन कहलाते हैं। और वह संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता या उनका वृद्धि व विकास नहीं होता, ये संसाधन क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन या अजैवीय। आप लोग ध्यान देंगे, अजैवीय संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? तो पौधे जो होते हैं इनमें जीवन पाया जाता है, पशुओं में भी जीवन होता है, मछलियां भी जीवित अवस्था में होती हैं, लेकिन चट्टानों में जीवन नहीं पाया जाता। तो वह संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वह होते हैं अजैवीय संसाधन। और दिए गए विकल्पों के अनुसार यहाँ पर सही विकल्प कौन सा है? चट्टानें अजैवीय संसाधन है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? पहला है विकल्प यहाँ पर घास के मैदान, दूसरा विकल्प है सघन झाड़ी और तीसरा विकल्प है हरे पेड़, चौथा विकल्प है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर होगा प्राकृतिक वनस्पति वाला विकल्प होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक वनस्पति। तो हरा सोना किसे कहा जाता है? क्या घास के मैदान को, सघन झाड़ी को, हरे पेड़ को या प्राकृतिक वनस्पति को? तो प्राकृतिक वनस्पति को ही हरा सोना कहा जाता है और इसी के अंतर्गत घास के मैदान, सघन झाड़ी और हरे पेड़ पौधे सब कुछ क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? यहाँ पर आप देखोगे, पहला है विकल्प 95%, दूसरा है विकल्प 96%,
तीसरा है 97.5% और चौथा विकल्प है 98%। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 97.5% समुद्री जल है, शेष अन्य तरह का जल है। मेरे प्यारे बच्चों 97.5% जो है पानी समुद्र के रूप में है, यानी समुद्र के पानी के रूप में है, और बाकी शेष अन्य के रूप में है। प्रश्न संख्या 9 वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। कर्तन दहन कृषि, जिसे झूम कृषि भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? विकल्प है पहला राजस्थान में, दूसरा उत्तराखंड में, तीसरा मिजोरम में, चौथा है उत्तर प्रदेश में। तो कर्तन दहन कृषि पूछ लिया जाए प्रश्न में या झूम कृषि पूछ लिया जाए, दिए गए विकल्पों में किस राज्य में पाई जाती है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों कर्तन दहन कृषि मिजोरम राज्य में पाई जाती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? अब इस प्रश्न को भी आप लोग समझ जाइए ताकि इस तरह का जो प्रश्न आए आपसे गलत ना होने पाए। मेरे प्यारे बच्चों पहला है विकल्प कोयला, दूसरा विकल्प है यहाँ पर पवन ऊर्जा, और तीसरा विकल्प है सौर ऊर्जा, चौथा विकल्प है ज्वारीय ऊर्जा। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है? सबसे पहले ऊर्जा के, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा के परंपरागत, आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अन्यथा आपसे महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी और आपको प्रश्नों को रटना पड़ेगा। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या हैं और ऊर्जा के गैर परंपरागत, ऊर्जा के गैर, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, गैर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा के वह स्रोत जो कि क्या, यानी जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता, यानी जो एक बार प्रयोग करने के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, यानी ये समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, ये हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, यानी इनका हम नवीकरण, आप लोग ध्यान देंगे, नवीकरण नहीं कर सकते। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का हम नवीकरण नहीं कर सकते। यह एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा हमें नहीं प्राप्त होंगे। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का तात्पर्य है वह स्रोत जिनका हम नवीकरण कर सकते हैं, यानी दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोयला, यदि हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो जब इसका जो है हम, यानी इस कोयले को जो आप प्रयोग कर रहे हो, कोयले को यदि जला दिया जाए, जलने के बाद वह राख हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आप उसको दोबारा नहीं जला सकते। तो यहाँ पर कोयला है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का हम नवीकरण कर सकते हैं, यह है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा का भी नवीकरण किया जा सकता है और जाता भी है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हैं ऊर्जा के कैसे संसाधन या स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अब प्रश्न चाहे पूछ ले कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं, विकल्प में चुनिए, या ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं, कैसा भी प्रश्न आए आपसे गलती नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? पहला विकल्प है सीमेंट, दूसरा विकल्प है एल्यूमीनियम,
चौथा विकल्प है प्लास्टिक और पांचवा है मोटर गाड़ी। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न संख्या 12 है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दूसरा है आंतरिक व्यापार, तीसरा है बाहरी व्यापार, चौथा है स्थानीय व्यापार। तो जब एक देश में मान लीजिए उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई और वह महाराष्ट्र प्रदेश के लोगों ने या महाराष्ट्र में खरीद ली गई, या महाराष्ट्र से कोई वस्तु बेची गई उत्तर प्रदेश में खरीद ली गई, इस प्रकार के व्यापार को क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम एक देश से दूसरे देश को किसी वस्तु या किसी भी चीज का आयात निर्यात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे भी क्या कहा जाता है? विदेशी व्यापार। आप लोग ध्यान देंगे, जब कोई एक देश दूसरे देश से क्या करता है? किसी वस्तु का आदान प्रदान करता है तो इस तरह के व्यापार को विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 13 है। यहाँ पर बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? पहला विकल्प है शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, दूसरा विकल्प है केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, तीसरा विकल्प है राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य, चौथा है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य है। प्रश्न संख्या 14 है, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा किस भाषा को बोला जाता है, यानी कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में? पहला है विकल्प यहाँ पर हिंदी, दूसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों उर्दू, तीसरा विकल्प है संस्कृत और चौथा विकल्प है अंग्रेजी। तो हमारे भारत में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों हिंदी भाषा। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 15 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है? पहला है विकल्प समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई समान भूमिकाएं, दूसरा विकल्प है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, तीसरा विकल्प है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, और चौथा विकल्प है स्त्री और पुरुष में जैविक अंतर। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि हम स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैविक अंतर कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है भूमि एक संसाधन है। भूमि एक संसाधन है तो भूमि एक कैसा संसाधन है मेरे प्यारे बच्चों? पहला है विकल्प मानव निर्मित, दूसरा विकल्प है प्राकृतिक, तीसरा विकल्प है यहाँ पर सौर ऊर्जा से निर्मित, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भूमि एक कैसा संसाधन है? क्या भूमि को मानव ने बनाया है, या सौर ऊर्जा से निर्मित हुई है, या कोई इसे नहीं बना पाया, या इसे प्रकृति ने अपने
या यह प्रकृति प्रदत्त उपहार है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो उत्तर क्या होगा, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है मेरे प्यारे बच्चों, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। और इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन थे। तो पहला है विकल्प मायावती जी, दूसरा विकल्प है साहू जी महाराज, तीसरा विकल्प है मुलायम सिंह यादव जी और चौथा विकल्प है काशी राम जी। तो बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी के संस्थापक कौन थे, इस प्रश्न का उत्तर होगा काशी राम जी। अगला प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट मैं कर चुका हूं कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेंगे। किस पर, अपनी नोट्स एक बनाओ जिस पर मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूं आपको वीडियो के माध्यम से, इन्हें आप जरूर लिखते जाओ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहां पर क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि। यह क्यों अच्छी है और इसका कारण क्या है, सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है। दूसरा विकल्प है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तीसरा विकल्प है विकल्प का और खा दोनों। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह जो है सभी नागरिकों को समानता की भावना को यानी भावना को बढ़ावा देती है। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा है व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है, यह विकल्प भी सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, विकल्प का और खा दोनों, यानी ये ऊपर वाले दोनों विकल्प सही हैं, इसलिए यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा तृतीयक क्षेत्रक और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प 24 मार्च, दूसरा विकल्प है 24 मई, तीसरा विकल्प है 24 सितंबर और चौथा विकल्प है 24 दिसंबर। तो कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 24 दिसंबर को, यानी प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह के कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग इन 20 प्रश्नों को जरूर लिख लेना, रट लेना इन्हें, क्योंकि यहां से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।